आप सभी को सादर नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार जैन, प्रवक्ता श्री एमडी इंटर कॉलेज सिरसा में। आज आप सबको नागरिक शास्त्र के अध्ययन के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। हम आपको आज नागरिक शास्त्र विषय पर तृतीय जो भाग है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका दूसरा अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर, उस पर आज विषय पर चर्चा करेंगे। पहला अध्याय आपने पढ़ा होगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने आपको बहुत सारे विषय बताए थे, किस प्रकार भारत आज़ाद हुआ और भारत के आज़ाद होने के बाद उस भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। और उसके बाद ये द्वितीय अध्याय एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये पहली यूनिट है दूसरे पार्ट की। इसके 16 अंक निर्धारित हैं, 3 चैप्टर्स हैं। ये द्वितीय चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व के दौर में हम आपको किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ये इस भाग में, एक भाग में इसको हमने डिवाइड किया है। एक भाग में हमने आपको क्या पढ़ाना है आप नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, पहला बिंदु। दूसरा, चुनाव आयोग का गठन। तीसरा, चुनाव आयोग के कार्य। फिर उसके बाद चुनाव आयोग के समक्ष आने वाली क्या क्या कठिनाइयाँ। प्रथम आम चुनाव कब हुए, मतदान का क्या परिवर्तित स्वरूप रहा। उसके बाद बात करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। वयस्क मताधिकार के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या उनके दोष रहे। पहले 3 जो चरण रहे, 3 चुनाव हुए, उन 3 चुनावों में कांग्रेस का क्या क्या प्रभुत्व रहा, कांग्रेस के प्रभुत्व की क्या प्रकृति थी, उसके क्या कारक थे। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में पार्टी थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके क्या विरोधी पक्ष थे और कब विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ और प्रमुख कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां थी, ये इस अध्याय के अंतर्गत हम आपको एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी समझेंगे, नोट करेंगे। बात करते हैं पहले बिंदु, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती क्या है। जब भारत हमारा राष्ट्र निर्माण की ओर चुनौतियों के पश्चात स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौती लोकतांत्रिक राजनीति के लिए उचित पृष्ठभूमि का तैयार होना। हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था। भारत देश आज़ाद हो गया तो उसके निर्माण के लिए एक लोकतंत्र राजनीति के लिए उचित पृष्ठभूमि को तैयार करना था। स्वतंत्रता के पश्चात जो राजनीतिक दल थे उनके मध्य भी चुनावी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। प्रत्येक देश या समाज के लिए वह अनिवार्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उसका शासन किस प्रकार संचालित होगा। समाज में कई समूह ऐसे होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं भी अलग अलग होती हैं। हर समूह अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ जीता है, हर पार्टी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जीती है। उस समय भी देश में यही स्थिति थी कि हर पार्टी, हर समूह अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं से जी रहा था। ऐसी स्थिति में समाज या सरकार को कोई ऐसा विकल्प चुनना पड़ता है जो इन सभी समस्याओं का समाधान करे, और इसके लिए लोकतांत्रिक राजनीति से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है। आज़ादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली आधारित प्रणाली को अपनाया गया। ये बात थी लोकतांत्रिक स्थापित करने की चुनौती। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण के बाद, भारत के बाद सबसे बड़ी चुनौती आ रही थी वो लोकतंत्र के स्थापित करने की चुनौती थी। प्रश्न भी हो सकता है कि लोकतंत्र स्थापित करने की भारत के समझ क्या क्या चुनौतियाँ थी। चुनौतियों का सामना करते हुए सबसे पहले दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, चुनाव आयोग का गठन। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। भारतीय संविधान, जैसे आपको पहले बताया चुका है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उस समय जब वो अपनाया गया उस समय देश का शासन अंतरिम सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन संविधान के लागू हो गया तो लागू होने के पश्चात यह अनिवार्य हो गया कि देश का शासन अब लोकतांत्रिक शासन की रूप से चली हुई सरकार के द्वारा चलाया जाए। संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार ही नई निर्वाचित सरकार चुनने के लिए जनवरी 1950, नोट करें सभी, जनवरी 1950 में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। और चुनाव आयोग का गठन करने के साथ सुकुमार सेन को भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बना और उसके प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। इस कार्य आयोग का कार्य था पूरे देश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराना। यह चुनाव आयोग का गठन
सबसे पहले लागू हुआ। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बना और सुकुमार सेन को पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया। उस चुनाव आयोग का कार्य यही था कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करना। चुनाव आयोग का गठन, प्रश्न बनेगा चुनाव आयोग का गठन क्या है, चुनाव आयोग का कार्य क्या है, ये सब बनेंगे। तीसरी बात करते हैं चुनाव आयोग के कार्य। तीसरा बिंदु हमने आपको बताया चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य रहे। जब चुनाव आयोग बन गया तो चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और चुनाव आयोग ने किस प्रकार अपने कार्य किए। तो चुनाव आयोग के आज सबसे पहला काम निर्वाचन जो क्षेत्र थे उनका सीमांकन करना, उनकी सीमा बनाना कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र, कौन सी विधानसभा है, कौन सी लोकसभा है, उस निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना पहला काम। दूसरा काम प्रत्याशी एवं राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, किसको क्या देना है, किसका चुनाव चिन्ह क्या है, उन चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। तीसरा काम प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। जनगणना जब हो जाए तो उसके बाद जो निर्वाचन क्षेत्र उनको परिसीमन करना, उनकी वैल्यू करना। चौथा पॉइंट राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करना। आचार संहिता एक बहुत बड़ा विषय है, उसके लिए हर एक दल के लिए, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करना। नंबर 5 वोट किससे पड़ेंगे, मतदाताओं की सूची तैयार करना। सबसे बड़ा काम मतदाताओं की सूची, किसको वोट डालने हैं, मतदाताओं की सूची तैयार करना। और नंबर 6 सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न करना। ये चुनाव आयोग के कुछ मुख्य कार्य थे। जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, 2 सेकंड का समय आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा बिंदु चुनाव आयोग के समक्ष आने वाली क्या क्या कठिनाइयाँ थी। उस समय जब प्रथम चुनाव आयोग बना तो उसके समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही थी, उसको तेरे बिंदुओं समझाते हैं। चुनाव आयोग के समक्ष आने वाली कठिनाइयाँ, चुनाव कराने से पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना बहुत आवश्यक था। उस समय कोई सीमा थी, पूरा देश था, तो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना बहुत आवश्यकता था। इसके बिना निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान नहीं हो सकती थी। और दूसरी बात करते हैं, मतदाता सूची बनी, उनका पुनरावलोकन होना बहुत आवश्यक था। वो बहुत बड़ी कठिनाई सामने आती चुनाव आयोग की। तीसरी, मतदान की कौन सी पद्धति अपनाई जाए, तो उस मतदान की विशेष पद्धति को लागू करना, ये तीसरी सबसे बड़ी कठिनाई थी। और चौथी, अधिकारी और चुनाव कर्मियों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, उन 4 बिंदुओं पर ये चुनाव आयोग के सबसे पहले समस्याएं आ रही थी। ये प्रश्न भी आपके बन सकता है कि चुनाव आयोग के क्या कार्य थे, चुनाव आयोग के समय समक्ष क्या कठिनाइयाँ आ रही थी, ये आप नोट कर सकते हैं। और प्रथम आम चुनाव हुआ तो किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उसकी संरचना बनी, कौन सी पद्धति अपनाई गई, कितने करोड़ मतदाताओं ने उसमें प्रतिभाग किया, बात करते हैं प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चले। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चले। और जो पद्धति थी वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर इस चुनाव में कुल 17 करोड़ मतदाता, कितने मतदाता थे, 17 करोड़ मतदाताओं को लोकसभा के 489 और राज्य विधानसभाओं के कुल 3,200 विधायकों को चुनना था। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति से 17 करोड़ मतदाताओं को 489 सांसद और राज्य विधानसभाओं के 3,200 विधायकों को चुनना था। वर्ष 1957 और 1962 में आम चुनावों में भी कांग्रेस ने अपने पहले की स्थिति को बरकरार रखा था और लोकसभा की कुल 3/4 सीटों पर कब्जा बरकरार रखा था। ये बात करते हैं प्रथम आम चुनाव की। प्रथम आम चुनाव के बाद मतदान का थोड़ा क्या परिवर्तित स्वरूप हुआ, अब बात करते हैं। अगला बिंदु, 6वां बिंदु, मतदान का परिवर्तित स्वरूप। क्या मतदान का परिवर्तित स्वरूप था, मतदान का परिवर्तित स्वरूप किस प्रकार रहा। सर्वप्रथम जो मतदान चल रहे थे 1952, 1957 जो प्रथम आम चुनाव रहे,
उन 1952-1957 में चुनाव के लिए एक तरीका अपनाया गया था, उसमें एक मतपेटिकी हर एक उम्मीदवार के लिए रखी गई थी। और वर्तमान में अब क्या प्रणाली है? वर्तमान में लगभग सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम सभी जानते हैं EVM के नाम से, जिसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, ये सब यूनिट्स के वोट पद्धति चलती है, इलेक्शन चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 1990 के अंत में EVM का प्रयोग शुरू हुआ था और वर्ष 2004 तक लगभग पूरे देश में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। तो इस प्रकार मतदान का स्वरूप बदला। 1952-1957 में मतपेटिका थी, फिर 1990 के अंत में EVM का प्रयोग शुरू हो गया और लगभग 2004 तक अब पूरे देश में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका प्रयोग किया जाने लगा है। मतदान का ये स्वरूप बदला। अब बात करते हैं जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, नेक्स्ट टॉपिक है 7वां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या। हम बात करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, उस वयस्क मताधिकार से आपका आशय क्या है, आप क्या समझते हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय नागरिकों को प्राप्त ऐसे अधिकार से है जिसके अंतर्गत उन्हें एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद अपने मत के द्वारा शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। आप सभी को विदित है कि जब एक आयु निश्चित हो जाती है तो उस आयु निश्चित होने के बाद उस मतदाता को वोट डालने का अधिकार हो जाता है। भारत में 61वां, आप नोट कर सकते हैं, 61वां संविधान का संशोधन हुआ। संविधान का संशोधन 61वें संविधान संशोधन में मत देने की पहले आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन में अब 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई है। 18 वर्ष करने के बाद इस वयस्क मताधिकार के अंतर्गत पुरुषों के समान महिलाओं को भी समान रूप से मत देने का अधिकार है। महिलाओं को भी अपनी पसंद के अनुरूप योग्य उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार है। एक बात और, पागल, दिवालिया, अपराधियों और विदेशियों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली है। जिस किसी बच्चे को अपना स्क्रीनशॉट लेना हो, उसके पास 2 सेकंड का समय है, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अभी आपको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताया था। अब उसके बाद 8वें पॉइंट, वयस्क मताधिकार के क्या क्या गुण हैं, क्या उनकी मेरिट्स हैं, वो उसके बात करते हैं इस बिंदु को, और आप सभी नोट कर दें। सबसे नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार के गुण क्या हैं। वयस्क मताधिकार के गुण बात करते हैं। वयस्क मताधिकार के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शासन में भाग लेने का अवसर। सबसे बड़ी बात, ये शासन में भाग लेने का अवसर मिल रहा है कि मत का अधिकार मिलने से व्यक्ति शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, जिससे राष्ट्र को मजबूती मिलती है और विकास के समान अवसर। दूसरी बात करते हैं विकास के समान अवसर। इसके अंतर समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलता है, सबको वोट डालने का अधिकार है। सभी, यह लोकतंत्र की वास्तविक अभिव्यक्ति है, क्योंकि सभी वर्ग को वोट डालना, सबको समान अवसर है। इसे बोलते हैं मिल के अनुसार प्रजातंत्र मनुष्य की समानता को स्वीकार करता है, और राजनीतिक समानता तभी हो सकती है जब सभी नागरिकों को मताधिकार दे दिया जाए। मिल के अनुसार कहते हैं कि प्रजातंत्र मनुष्य की समानता को स्वीकार करता है, और राजनीतिक समानता तभी हो सकती है जब सभी नागरिकों को मताधिकार पूर्ण रूप से मिल जाए। बात करते हैं तीसरी पॉइंट, राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक शिक्षा का इसके अंतर्गत राज्य के समस्त वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक शिक्षा मिलती है। किसको वोट देना है, कौन उम्मीदवार है, कहाँ जाना है, कैसे वोट डलता है, सबको राजनीतिक शिक्षा मिलती है, और इससे नागरिकों की शासन के कार्यों में रुचि बढ़ती जाती है। लोकतंत्र का आधार, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये लोकतंत्र का आधार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लोकतंत्र का आधार माना जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में राज्य की वास्तविक जो सत्ता है वो मतदाताओं के हाथ में निहित रहती है। मतदाता जब चाहे उसको परिवर्तित कर सकता है, इसलिए इसे लोकतंत्र का आधार माना गया है। और बात करते हैं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। और संख्यकों का प्रतिनिधित्व तो होता ही है, परंतु इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से
समाज के सभी वर्गों, या बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, सरकार में भागीदार बनने का अवसर पूर्ण रूप से मिलता है। और निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। यह शासन की निरंकुशता को रोकने के लिए अवरोधक का कार्य करता है, रोकने का काम करता है, एक बैरियर का कार्य करता है। कोई भी सरकार मतदाताओं के हितों के विरुद्ध नहीं जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है ये निरंकुशता पर रोक लगाती है। ये कुछ गुण हैं जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के हैं, कोर्ट में आ सकते हैं। ये बड़ा प्रश्न भी हो सकता है विस्तृत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या हैं, आप सब नोट कर सकते हैं। इसके गुण हैं शासन में भाग लेने का अवसर, विकास के समान अवसर, राजनीतिक शिक्षा, लोकतंत्र का आधार, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, निरंकुशता पर रोक। इन कुछ बिंदुओं के बाद अगले हम बात करते हैं 9वें बिंदु पर वयस्क मताधिकार के क्या क्या दोष हैं। वयस्क मताधिकार के दोष भी हैं, कुछ आलोचक इसमें उसकी आलोचना भी करते हैं कि वयस्क मताधिकार के क्या दोष हैं। तो सबसे पहले बात मताधिकार का दुरुपयोग संभव। ये कहते हैं कि आलोचकों का कहना है कि इसके अंतर्गत वयस्कता को आधार बनाने से लोगों के मतदान के अधिकार की दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी। वो कहते हैं सबको मतदान कर देंगे तो उसकी संभावना, दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। अयोग्य व्यक्तियों का चुनाव संभव। ये कहते हैं यदि मतदाता, यह खतरा रहता है कि यदि मतदाता अशिक्षित है तो वह किस प्रकार योग्य व्यक्तियों का चुनाव करेंगे। वह शिक्षित ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो किस प्रकार चुनाव में उम्मीदवार का चयन करेंगे। हो सकता है कि अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाए। तीसरी बात, रूढ़वादिता को बढ़ावा। रूढ़वादिता समाज में सदैव से रूढ़वादी व्यक्तियों की संख्या महत्वपूर्ण रही है, जो सुधार एवं प्रगतिशील विचारों का विरोध करती है। हेनरी मैन के अनुसार ये कहते हैं, हेनरी मैन के वयस्क मताधिकार संपूर्ण प्रगति का अंत कर देगा। हेनरी मैन के अनुसार सबसे जो वोटों की खरीद बिक्री, चौथी बात करते हैं जो उसमें इसके अंतर्गत धनवान जो हैं, बाहुबली धनवान, वो क्या करते हैं, जनता की निर्धनता और अज्ञानता का लाभ उठाते हैं। अज्ञानता का लाभ उठाकर उनके मतों को धन या अन्य सुविधाएं देकर क्या करते हैं, लालच देकर अपने पक्ष में कर लेते हैं, अपने वोट डलवाने जैसा कार्य। वोटों की खरीद बिक्री का एक बहुत बड़ा दोष इस वयस्क मताधिकार का। निर्वाचन में इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा, निर्वाचन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा। चुनाव में उम्मीदवार अनेक प्रकार की साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति अपनाकर मतदाता को रिझाता है, और ना हो तो अनुचित साधन भी अपनाकर क्या करता है, कमजोर वर्गों के लोगों को वोट डालने से रोकता है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को फर्जी नाम दर्ज कराने, मताधिकार का गलत प्रयोग करते हैं। इसके अंततः लोकतंत्र की हानि होती है। ये सभी दोष हैं कि मताधिकार दुरुपयोग हो सकता है, अयोग्य व्यक्तियों का चुनाव हो सकता है, रूढ़वादिता को बढ़ावा मिलता है, वोटों की खरीद बिक्री और भ्रष्टाचार को बढ़ावा। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का क्या प्रभुत्व रहा, 10वां बिंदु इस अध्याय का। कांग्रेस पार्टी का उद्गम 1885 ईस्वी में हुआ। इस समय यह केवल एक व्यापारिक वर्गों का एक समूह थे। कांग्रेस पार्टी उस समय की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। उस समय केवल एक ही पार्टी इसका प्रभुत्व था, उसकी पूरा संगठन पूरे देश में था। आम चुनाव जो हुए पहले, उन आम चुनावों में लोकसभा की कुल 489 सीटों में से कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई। आप समझिए क्या प्रभुत्व था कि 489 सीट थी लोकसभा की, और उसमें 364 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही। विधानसभा में त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास, चेन्नई, उड़ीसा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। दूसरा आम चुनाव वर्ष 1957, तीसरा आम चुनाव वर्ष 1962 में हुआ, जिसमें भी कांग्रेस का बहुत प्रभुत्व रहा। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभुत्व रहा। इसके बाद अगले बिंदु पर बात करेंगे, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या है। ऐसा क्या कारण था कि प्रथम 3 आम चुनावों में प्रभुत्व की प्रकृति की बात करते हैं
कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति। अगले बिंदु पर आते हैं, आप सब ध्यान से पढ़ें, याद करें। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। विश्व में कुछ देश ऐसे हैं, चीन है, क्यूबा है, सीरिया है, वो वहाँ के संविधान में केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति। चीन, क्यूबा और सीरिया में वहाँ एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति। कुछ ऐसे देश हैं, उत्तरी कोरिया है, म्यांमार है, बेलारूस है, इरिट्रिया में यह सैन्य शासन के कारण ही संभव हो पाया। परंतु अपने भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व इन देशों के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक परिस्थितियों के अंतर्गत अनेक पार्टियों से प्रतिस्पर्धा के बाद ही स्थापित हुआ है। ये कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति है कि कांग्रेस का अकेला वर्चस्व ने प्रतिस्पर्धा करने के बाद उसका प्रभुत्व स्थापित हुआ है। अब बात करेंगे अगले बिंदु, कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारक थे। ऐसा क्या रीजन था कि उस समय केवल कांग्रेस एक पार्टी का दौर था, एक दल का प्रभुत्व था, तो उसके कारक क्या थे, उसके फैक्टर क्या थे, उससे बात करते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व के निम्न कारक थे। पहला, जो राष्ट्रीय आंदोलन जो रहे भारत को आज़ाद कराने में, उस राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका रही। दूसरी, उस समय कांग्रेस पार्टी की सत्ता उन नेताओं के हाथ में थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व बड़े प्रभावशाली ढंग से किया था। तीसरी बात, प्रथम जो 3 आम चुनाव थे उस समय विरोधी दल, विपक्षी दलों का अभाव था और प्रारंभ से ही जो कांग्रेस का स्वरूप रहा वो जन आंदोलन का रहा, जिस कारण लोगों का इसके प्रति विश्वास बना रहा। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, उसके बाद 2 सेकंड का समय है, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में। तो पार्टी थी कांग्रेस की, वो उस समय कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में भी जानी जाती थी। स्टार्ट में गए तो शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में एक अभिजात्य वर्ग का होता है धनी और उच्च जाति के लोग। स्टार्ट में हम बोलते थे कि कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस स्टार्ट में अभिजात वर्ग, धनी और उच्च जाति के लोगों का उसमें वर्चस्व। लेकिन आज़ादी के समय तक इसमें किसान, उद्योगपति, शहरी ग्रामीण और उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग सभी को स्थान मिल चुका था। आज़ादी के समय तक कांग्रेस विभिन्न विचारों के लिए मंच प्रदान करती रही थी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की विशेषता स्वाधीनता आंदोलन से लगातार चली आ रही थी। इसलिए कांग्रेस उस समय एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में पार्टी जानी जाती थी। इसके बाद बात करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष क्या हो। तो प्रश्न भी बोर्ड में बनते हैं कि विरोधी पक्ष क्या है। ये प्रश्न आप बना सकते हैं बोर्ड के लिए कि कांग्रेस एक सामाजिक विचार गठबंधन के रूप में क्या पार्टी थी, कांग्रेस के प्रभुत्व के कारक क्या थे, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी। ये बोर्ड में प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, आप नोट करते रहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष क्या है। एक विरोधी पक्ष भी होता है। विरोधी पक्ष क्या, संसद में सांसद होते हैं और विधानसभा में विधायक। उनका ऐसा समूह जो शासक दल में शामिल नहीं होते, जो शासन सत्ता में शामिल नहीं है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो पक्ष विरोधी पक्ष कहलाता है। संसद में सांसदों और विधानसभा में विधायकों का वह समूह जो शासक दल में शामिल नहीं होता, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी पक्ष कहलाता है। और विरोधी पक्ष का कार्य क्या है, सत्ता पक्ष को इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दबाव बनाना, उनसे कहना कि आपको ये जिम्मेदारी है देश के प्रति, उनको आप पूरा करिए, विपक्ष का काम है। और परंतु वर्ष 1952 और 1957 के जो चुनाव थे उसमें जो संसद थी उसके दौरान जो विरोधी पक्ष की संख्या बहुत ही कम थी। अगली बात करते हैं, अगले बिंदु पर आते हैं, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ। कांग्रेस का एक दल था, कांग्रेस का एक दल छत्र शासन था, एक प्रभुत्व दल था, एक दौर था। और उसके बाद विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ। सत्ता पाने की इतनी इच्छा रखने वाले प्रत्येक दल, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो हर एक दल की इच्छा थी कि मैं भी सत्ता में शासन बनूं। सत्ता पाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक गुट और प्रत्येक हित समूह को अपने में समाहित करने की क्षमता जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी में घटी, वैसे ही इसकी विपक्षी पार्टियों का उद्भव शुरू हो गया। जो हित समूह थे, जिनको लगा कि हमारा हित नहीं है, उनका कांग्रेस से उनकी दूरी बनती चलेगी। जैसे कांग्रेस से दूरी बनी तो विपक्षी पार्टियों का उद्भव होना शुरू हो गया। स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात
जब अंतरिम शासन लगा था, देश का शासन संभाला था, उस पार्टी में उसके मंत्रिमंडल में आप समझिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे विपक्षी नेता भी उस समय मंत्रिमंडल में शामिल थे। बात करते हैं प्रमुख कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां आई। प्रमुख विपक्षी पार्टी, कुछ पार्टियों में आप चर्चा करेंगे, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड में आ सकता है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन थी, कितनी सत्ता रही, ये आप याद कर सकते हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टियां निम्नलिखित हैं। पहली बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी क्या थी? इस पार्टी का प्रारंभ से ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता। इसका गठन वर्ष 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत ही आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में युवा नेताओं के समूह ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वर्ष 1948 में कांग्रेस से अलग हो गई। कांग्रेस से अलग होकर एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। परंतु वर्ष 1955 में के बाद सोशलिस्ट पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो कई पार्टियों में विभाजित हो गई, जैसे किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी, ये सब पार्टियों में बट गई। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले सकता है। दूसरी पार्टी का सोशलिस्ट पार्टी बात करते हैं कम्युनिस्ट साम्यवादी पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्ष 1920 के शुरुआती वर्षों में रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न भागों में कई साम्यवादी गुटों का उदय हुआ। वर्ष 1935 तक कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के अंतर्गत ही कार्य किया। वर्ष 1935 तक कांग्रेस के साथ ही कम्युनिस्टों ने कार्य किया। ये दिसंबर 1941 में कांग्रेस से कम्युनिस्ट पार्टी अलग हो गई और पहले आम चुनाव में कम्युनिस्टों को कांग्रेस की 364 सीटों के मुकाबले केवल 16 सीटें प्राप्त हुई थी। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं में A.K. गोपालन, ऐसे गंगे, TMS नंबूद्रीपाद, PC जोशी, अजय घोष और P सुंदरैया थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तीसरी पार्टी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, इसका भारतीय जनसंघ का गठन वर्ष 1951 में हुआ, 1951। इसके अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जबकि दीनदयाल उपाध्याय इसके प्रथम महासचिव थे। जनसंघ एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति के सिद्धांत पर बल देता था। जनसंघ को पहले आम चुनाव में केवल 3 सीटें, लोकसभा कितनी 3 सीटें और दूसरे आम चुनाव में केवल 4 सीटें जनसंघ को प्राप्त हुई थी। चौथी पार्टी के बारे में बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, इस पार्टी को स्पेनिश में पार्टिडो रिवॉल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन शॉर्ट में बोलते हैं, PRI। इसकी आप फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं, प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। कहा जाता है इस पार्टी को मैक्सिको में लगभग 60 वर्षों तक शासन रहा। इस पार्टी का मैक्सिको में लगभग 60 वर्ष तक शासन रहा और वर्ष 1929 में इसकी स्थापना के समय से ही इसे इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। इस पार्टी को मैक्सिकन क्रांति विरासत से मिली थी। PRI मुख्य रूप से जो कहना चाहिए राजनेता, सैन्य नेता, किसान और मजदूर संगठन सहित कई प्रकार के हितों का संगठन था। बाद में इस पार्टी के संस्थापक थे प्लूटार्को इलियास कैलास। प्लूटार्को इलियास कैलास ने इस पर कब्जा कर लिया। और बात करते हैं अंतिम पार्टी के रूप में स्वतंत्र पार्टी की। स्वतंत्र पार्टी, इस पार्टी का गठन वर्ष 1959 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। इसके अन्य नेताओं में KM मुंशी, NG गंगा, मीनू मशानी आदि प्रमुख थे। इस पार्टी का मानना था कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, क्योंकि समृद्धि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा ही आ सकती है। और इस प्रकार इन सभी प्लान के आधार पर सभी बिंदुओं पर हमने आपसे चर्चा की। आप सभी याद करें, समझें इन बिंदुओं को और इन बिंदुओं में आने वाले सभी तथ्यों को याद करें और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।